नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम रघुवंशी और आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री के यूनिट 6 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आसियान के बारे में। जहां पिछली क्लास में हमने सार्क के टॉपिक को समझा, आज की क्लास होने वाली है आसियान के बारे में। चलिए इस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आसियान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर लेते हैं। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इंग्लिश के ही फुल फॉर्म के आधार पर इसे शॉर्ट में हम आसियान कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसका हिंदी नाम उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, इसलिए इंग्लिश नाम को ही आप हमेशा प्रेफर करेंगे, जो कि होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। इसका स्थापना स्थल है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में आता है, जबकि इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी हमने सार्क में देखी थी कि सार्क जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सार्क की स्थापना ढाका में हुई है, जबकि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में था। वैसे ही आसियान की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, जबकि इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। इसके कुछ पर्यवेक्षक देश भी हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते। और आसियान का उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। आसियान के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग और एकजुटता के माध्यम से सभी सदस्य देशों के बीच में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अब हम डिटेल पर इस पर चर्चा करते हैं। आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान एक 10 सदस्यीय अंतर सरकारी संगठन है, जो कि अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षा, सेना, शिक्षा, समाज, संस्कृति की एकजुटता या एकीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। ये वो सभी देश हैं जो इसके मेंबर हैं। आसियान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी और इसी समय घोषणा जारी हुई थी, जिसे आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा कहा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और इसे आसियान का हेडक्वार्टर कहा जाता है। आसियान के सदस्य देशों की बात करें तो टोटल वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं। शुरुआती 5 सदस्य इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। जबकि 5 अन्य सदस्य ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस पीडीआर मतलब ये लाओस है, म्यांमार और कंबोडिया है। इन सभी को मिलाकर आज आसियान के 10 सदस्य हैं। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। इसे याद रखने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, और उस ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो ट्रिक है IM²F। वो ट्रिक है IM²F VBC/TSL। दोस्तों, I का मतलब है यहाँ पर इंडोनेशिया, M का मतलब है मलेशिया और म्यांमार, F का मतलब है फिलीपींस, V का मतलब है ब्रुनोई, इस V का मतलब है वियतनाम, और C का मतलब है कंबोडिया, T का मतलब है थाईलैंड, S का सिंगापुर और L का मतलब है लाओस। फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं। I से था इंडोनेशिया, M से था मलेशिया और म्यांमार, F से था फिलीपींस, B से था वियतनाम,
बी से था ब्रुनोई, टी से था थाईलैंड, सिंगापुर और एल से है लाओस। और इस तरीके के ट्रिक के द्वारा हम इसके सभी सदस्यों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और देश है जिसका नाम है ईस्ट तैमूर। और ये ईस्ट तैमूर वह देश है जो 2002 में इंडोनेशिया से 24 सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है और यही अब आसियान का नया सदस्य देश बनने वाला है। चूँकि अभी ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन सहमति बन चुकी है कि पूर्वी तैमूर या ईस्ट तैमूर ही आसियान का 11वां मेंबर होगा। यह बात भी आपको याद रखनी है कि वर्तमान में भले ही आसियान के 10 सदस्य हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें एक और नया मेंबर देखने को मिलेगा जो रहेगा ईस्ट तैमूर। अगर वर्तमान में इसके सेक्रेटरी की बात करें तो आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है काओ किम हॉर्न, जो कि लाओस देश के प्रमुख हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने 11 से लेकर 15 फरवरी 2024 में भारत का दौरा किया है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ चर्चा की है। इसके अलावा आसियान का मोटो भी इम्पॉर्टेंट होता है और आसियान का मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आसियान जिन नियमों पर चलता है उसे कहते हैं आसियान चार्टर, जिसे 2008 में लागू किया गया है। इसके अलावा आसियान की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, जो कि वर्तमान में हर साल 2 बार आयोजित होता है। मतलब यह साल में 2 बार आयोजित होने वाला एक शिखर सम्मेलन है और यही शिखर सम्मेलन नीति निर्धारक भी होता है आसियान के बारे में। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। पिछली बार पिछला जो है 44 और 45वां शिखर सम्मेलन ये इसी साल 2024 में हुआ लाओस के विंतियाने शहर में, जो कि हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। जबकि कुछ आने वाले समय के भी आसियान शिखर सम्मेलन घोषित हो चुके हैं। 2025 में होने वाले 2 शिखर सम्मेलन 46 और 47वें मलेशिया में होंगे और उसके अगले साल 2026 में होने वाले अगले 2 शिखर सम्मेलन फिलीपींस में होंगे। ये किस शहर में होंगे ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए तब तक आप याद रखेंगे कि 2025 में होने वाले शिखर सम्मेलन मलेशिया में, जबकि 26 में होने वाले आसियान के शिखर सम्मेलन फिलीपींस में होंगे, जबकि 2024 के शिखर सम्मेलन लाओस के वियंतियाने शहर में हुए हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आसियान का उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना, लेकिन इसके अलावा आसियान बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जिसका नेतृत्व भी करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ARF। ARF का मतलब है आसियान रीजनल फोरम, हिंदी में होता है आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जबकि तीसरा है ASEAN+3। चलिए एक एक करके इन पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा अब टॉपिक होने वाला है वो है आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच। यह 1994 में स्थापित किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिस पर 27 सदस्य देश शामिल हैं और यह इन सभी देशों की सुरक्षा संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा की सहयोगी रणनीति को विकसित करना, और इसकी अध्यक्षता भी आसियान के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। वहीं दूसरा जो हमारा संगठन था वह था पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 2005 में कुआलालंपुर घोषणा के द्वारा शुरू हुआ, जो कि पूर्वी एशिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। ARF 27 सदस्यों का एक संगठन है जो 1994 से स्थापित है और यह हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा की बात करता है। जबकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
पूर्वी एशिया में शांति और सुरक्षा की बात करता है। इसके बहुत सारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा और संपर्कता, कनेक्टिविटी। मतलब टोटल 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन काम करने वाला है। आगे की बात करते हैं। इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कुल 18 देश भाग लेते हैं, जिसमें से 10 आसियान के मेंबर्स हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया भी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि भारत सीधे तौर पर आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। इसका मतलब है कि हम आसियान को समय समय पर सलाह देते रहते हैं, हम एक सलाहकारी सदस्य हैं। आगे की बात करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मंच है जिसकी आसियान लीडरशिप करता है, वह है आसियान +3। यह 1997 में शुरू हुआ एक सदस्य ग्रुप है और यह आसियान के 10 सदस्यों के साथ साथ 3 और देश चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लेकर आता है। मतलब इसमें आसियान के 10 देश तो हैं ही हैं, साथ में 3 देश और भी हैं: चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। और इसीलिए इसका नाम हो जाता है आसियान +3 और इसकी शुरुआत की गई है 1997 में। इसी की तर्ज पर बना है आसियान +6। आसियान +6 का सीधा सा मतलब है कि इसमें आसियान के 10 देश तो होंगे ही होंगे, साथ में अन्य 6 देशों को भी शामिल किया जाएगा। और ये 6 देश कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चाइना, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड। इसे याद रखना बहुत आसान है। चीन और भारत को आप एक ग्रुप में रख लीजिए, जापान और कोरिया को एक ग्रुप में रख लीजिए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक ग्रुप में रख लीजिए। तो 10 हो गए आसियान के मेंबर, 2 हो गए चीन और भारत, 2 जापान और कोरिया, 2 है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इस तरीके से ये 16 सदस्य मिलकर कहलाते हैं आसियान +6। आगे की बात करते हैं। चूँकि भारत सीधे तौर पर आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमने 1991 में एक पॉलिसी जारी की थी और वह पॉलिसी कहलाती है लुक ईस्ट पॉलिसी। हिंदी में आप इसे बोलते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। यह हमारी विदेश नीति का हिस्सा था और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हमने आरंभ किया था, जो कहलाता है RCEP। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक था। इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। यह आसियान देशों और मुक्त व्यापार समझौता वाले देशों के बीच में एक आर्थिक समझौता था। कुल मिलाकर जैसे चाइना वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ला रहा है, वैसे ही पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के देशों ने इस OBOR, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है, इसे टक्कर देने के लिए RCEP नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह होने वाला था, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी और 2020 में सभी देशों ने इस पर सहमति भी दिखाई थी और 1 जनवरी 2022 से इसे लागू किया गया। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 आसियान के हैं, जबकि 5 सदस्य अन्य हैं। वह 5 सदस्य वही हैं: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। देखिए, भारत ने ही RCEP प्रोजेक्ट को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में भारत RCEP से हट चुका है और इसका प्रमुख कारण यह है
इसकी वजह से हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है इस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी। इसके द्वारा कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफेयर हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा था और इसी कारण की वजह से हमने इस प्रोजेक्ट से बाहर रहने का फैसला लिया है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत ना तो चाइना के OBOR प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ना ही आसियान के RCEP का हिस्सा है। हम दोनों ही प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आसियान एक इंस्टीट्यूशन है और जिसे चलाने के लिए एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसकी शुरुआत होती है अध्यक्षता से और आसियान की अध्यक्षता हर साल बदलती है। जितने भी सदस्य देश हैं वह अल्फ़ाबेट के आधार पर अध्यक्ष बनते हैं और ऐसे ही आसियान की रणनीति को तय करने के लिए आसियान का शिखर सम्मेलन भी होता है और आसियान के चार्टर के अनुसार साल में ये 2 बार बैठक करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसियान आज वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियों से भी जूझ रहा है, जैसे इन सदस्य देशों के बीच में आर्थिक असमानताएं, दक्षिण चीन सागर विवाद, इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे। इस पर अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आसियान के जो मेंबर है, जैसे म्यांमार हुआ, तो म्यांमार जैसे देश लगातार तख्तापलट जैसी स्थिति के कारण अपनी इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी को खो चुके हैं। वहीं दक्षिण चीन सागर विवाद फिलीपींस जैसे देशों को, लाओस जैसे देशों को परेशान कर रहा है और इस वजह से इनकी क्षेत्रीय सुरक्षाएं चिंताग्रस्त हो चुकी है। इसके अलावा एशिया और प्रशांत महासागर में पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दे भी आसियान के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। भारत और आसियान की अगर हम बात करें तो भारत आसियान का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और कहीं ना कहीं भारत की जो एक्ट नीति है वह भी भारत और आसियान को एक साथ खड़ा करने के लिए मददगार है। भारत की एक्ट नीति पर हम एक बार बात कर लेते हैं। वर्तमान में भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, जो कि 2014 से आरंभ हुई है। यह एशिया और प्रशांत महासागर में आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। इसका पुराना नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जो 1991 में आरंभ की गई थी। इसे आरंभ किया था नरसिम्हा राव ने, जिसे आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आगे चलकर मनमोहन सिंह ने भी उसे आगे बढ़ाया। 2014 में मोदी सरकार ने इसमें कुछ फेरबदल करते हुए इसका नाम कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हम पूर्वी एशिया की तरफ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये था आसियान और इसी तरह आप अपने पढ़ाई को गति प्रदान करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल के द्वारा। आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए ram.x.notes, जहाँ पर आपको इस YouTube चैनल में आने वाली सभी PDF निःशुल्क तौर पर उपलब्ध होती रहेगी।